सही लग रही हूँ आज। ठीक है। हम्म। 10 जून सो करूँ स्टार्ट में। करे शुरू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी रहती है कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं और हमें अक्सर नहीं पता चल पाता कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, एग्जैक्टली हमें क्या खाना पीना चाहिए। तो आज हम डिसीज को भी समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे पेशेंट्स में, और हमें उसको किस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। ओके, स्लाइड्स। डाइजेशन जो होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे जो भी हम आहार लेते हैं, उसका जो रस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में हम इसको कोरिलेट करते हैं धातुओं के साथ। हमारे बॉडी में 7 तरह की धातुएं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जिस तरह का आप आहार लोगे उस तरह की ही आपकी जो धातुओं की फॉर्मेशन है वो होती है। आपने अक्सर देखा होगा, हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जो लोग बहुत ही एक्सेसिव में स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनको एक्ने प्रोन स्किन रहता है, ज़्यादा एक्ने बहुत ज़्यादा रहते हैं, पिंपल्स रहते हैं, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके स्किन के ऊपर आती हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आहार और विहार हैं जिसके कारण हमारे लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, हमारे इसोफेगस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इफेक्ट होता है। सो लेट अस नो कि अभी वो कैसे होता है। हम डाइजेशन की स्टेजेस को समझेंगे, डाइजेशन किस तरीके से होता है, कहाँ से शुरू होता है, एंड व्हाट इज द एंड प्रोसेस। सो स्टार्टिंग ऑफ द डाइजेशन इज फ्रॉम योर माउथ, मीन्स जो भी हम खाना खाएंगे वो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप रहेगा, एंड एट द एंड जो एक्सक्रीशन रहेगा थ्रू द इनर पार्ट, दैट विल बी द एंडिंग पार्ट। अभी हम 4 स्टेजेस को समझेंगे धीरे धीरे कि क्या होती हैं एंड हमें किस स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है। एक हेल्थी लिविंग फैमिली। कभी सोचा है आपका शरीर कैसे उस स्वादिष्ट खाने को डाइजेस्ट करता है जो आप खाते हैं? आज हम डाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेज बताने वाले हैं। चलो इसको मजेदार बनाते हैं। स्टेज 1, चबाना। सब कुछ आपके मुंह में शुरू होता है। आपके दांत खाने को काटते हैं और लार जो विशेष एंजाइम से भरी होती है उसे तोड़ना शुरू करती है। इसे एक स्वादिष्ट विज्ञान प्रयोग के रूप में सोचें। स्टेज 2, पेट। जब आप निगल लेते हैं तो खाना आपके पेट में चला जाता है। यहाँ शक्तिशाली एसिड्स और एंजाइम्स इसे और तोड़ते हैं और इसे एक स्मूथ मिक्स, जिसे चाइन कहते हैं, में बदल देते हैं। यह आपके पेट में एक ब्लेंडर जैसा है। स्टेज 3, छोटी आंत। चाइन फिर छोटी आंत में जाता है। यहाँ जादू होता है। खाने से पोषक तत्वों को आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है जो आपको ऊर्जा और शक्ति देते हैं। स्टेज 4, बड़ी आंत। बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में जाता है जहाँ पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो बचा है उसे वेस्ट बनाया जाता है। और फिर आप जानते ही हैं। और यह था पाचन एक नटशेल में। क्या ये वीडियो अच्छा था? अगर आपको यह पसंद आया तो हमें थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हेल्थी लिविंग गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए। नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हमने जैसे समझा डाइजेशन की टोटल 4 प्रोसेस रहते हैं, 4 स्टेजिंग रहती है जिससे हमारा जो खाना है पूरे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो है हमारा खाना, कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। इसमें आप देखो कि इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इंजेशन मीन्स जो आपने खाना खाया है, ठीक है, मीन्स आपने कौन सा खाना खाया है। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, या फिर आप कुक्ड फूड खा रहे हो, आप सेमी कुक्ड फूड खा रहे हो, स्टीम्ड फूड खा रहे हो, तो इट विल बी ऑल अपॉन योर कि जो भी आपने खाना खाया है। उसके बाद में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। जैसे हमने देखा कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, सलाइवा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके खाने को छोटे छोटे पीसेस में, जैसे हमारे टीथ है वो कट करते हैं, एंड फर्दर जो खाना है घुलना शुरू होता है, और हमारे अंदर जैसे इसोफेगस में जो फूड पाइप में फर्दर मूव होता है। उसके बाद में बात आती है आपके अब्जॉर्प्शन की, स्टमक में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी जगह पे जैसे खाना डाइजेस्ट होने के बाद में अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आपके वाटर का रहता है, ठीक है, सो दैट जो वेस्ट मटेरियल सिर्फ उसी को बाहर भेजा जाए। नेक्स्ट।
जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे पचता है, स्क्रीन पे डबल टच करके इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम इस खाने की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसके बाद यह खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है। यहाँ खाने में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट और मिनरल होते हैं उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल आगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां लार्ज इंटेस्टाइन खाने में मौजूद पानी को सोख लेती है और वेस्ट मटेरियल में म्यूकस ऐड कर देती है, और फिर इसी तरह वेस्ट मटेरियल एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। आई थिंक अभी हमने 2-3 वीडियोज़ देख ली हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो काम करता है। इसके अलावा आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, सिक्रीशन एंजाइम्स रहते हैं, अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, फूड को लिया जाता है, जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर उनका सिक्रीशन होता है, एंड हम फ्लूइड को कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड पे जो खाना है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइम। इसकी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा पेट हमेशा एकदम टाइट सा और फूला सा रहता था। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान था, भूख भी नहीं लगती थी। बस घड़ी देख करके खाना खा लेता था कि टाइम हो गया खाने का, शायद खा लें, जो है कमजोरी ना आ जाए। पर यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। मेरा पेट भी एकदम सॉफ्ट हो गया पहले से, और काफी अंदर भी चला गया है, जो है कॉन्स्टिपेशन की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम एकदम अभी तो बहुत कम हो गया, गैस गैस मेरी बहुत कम हो गई है, जो है। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, जो है बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। इनकी हमने पंचकर्मा थेरेपीज करवाई थी और डीआईपी डाइट फॉलो करवाई थी। पंचकर्मा थेरेपी शेड्यूल में करवाए थे, और ब्रेन स्वीडन वगैरह, और इसके अलावा बस की करवाई थी इनकी। उसके बाद से इनको काफी रिलीफ है, वेट में भी थोड़ा लूज किया, और गैस्ट्राइटिस है वो भी रिलीफ हो गई। मेन हमारे साथ गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट के साथ आए थे, जिनमें इनको भी काफी रिलीफ मिला। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आज अगर छोटी है तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है यहाँ आने की, बड़ी में तो है ही है। पर आज अगर छोटी प्रॉब्लम अगर हम लोग आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उस प्रॉब्लम की दवाई नहीं देते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, उस पर काम करते हैं। ये नहीं कि दवाई से उसको दबा दें और ताकि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें, जो है। और यहाँ का मुझे बेस्ट पार्ट यहाँ का योगा लगता है। सुबह 5:30 बजे हम लोग योगा करते हैं खुली। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी, एंड इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, ठीक है। एंड इन्होंने 2 चीज़ें बहुत अच्छी बोली है। द वेरी फर्स्ट इज कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको तभी आना चाहिए, बिकॉज हमें वेट नहीं करना है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए, बिकॉज जब जिस चीज़ के सिम्टम्स आते हैं ना, हमें तभी उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करना चाहिए। बट अक्सर हम लोग सब भूल जाते हैं, हमें लगता है कि जो सिम्टम्स है कोई बात नहीं, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। तो देखते देखते वो एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है हम उसको क्रॉनिक बना लेते हैं, मतलब लंबे समय तक वो हमारे साथ रहती है तो क्रॉनिक बन जाती है। एंड सेकेंडली, अगर आप डायरेक्टली आयुर्वेद में आते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो आपकी बॉडी हमें डायरेक्टली काम करने का मौका मिलता है, एंड सेकेंडली जितने भी हम जैसे अगर पहले कोई ट्रीटमेंट लिया है, पहले कोई दवाई खाई, उसके भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के में अंदर रह जाते हैं, तो वी नीड कि डबल वर्क करना पड़ता है उस चीज़ के ऊपर। तो इससे मच बेटर अगर हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, हम पहले ही हमारे जो नियर बाय आयुर्वेदा डॉक्टर है उसके पास जाएं, ठीक है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं एंड उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया जो इनका प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट इन्होंने किया है, इट इज़ नॉट ओनली विद द मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन से नहीं दिया, इनको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज भी करवाया गया, जैसे सुबह के टाइम पे, फिर कुछ पंचकर्म थेरेपीज करवाई गई हैं, डीआईपी डाइट दिया गया है, ठीक है। सो नेचुरल तरीके से पेशेंट को ठीक किया जाता है यहाँ पे। हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे एडमिट हैं, लिवर की सीएलडी की समस्या है, ठीक है। और इन्हें जो समस्या है लिवर की, इसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय देखेंगे तो इनके पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनकी पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्या है, तो क्या क्या आराम मिला है।
कब आए थे? 3 दिन हो गया। क्या क्या आराम मिला? हाँ, क्या-क्या सर, समस्या थी वो सारी चीजें? पाँव में swelling खत्म हो गई, मेरा पेट हल्का हो गया, और पानी गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, 1 दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ 1 दिन ली है, उसके बाद उन मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई। पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है। पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा सा बताइए। अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में? यहाँ कई इलाज कर लेना चाहिए, एम्स का ही, अच्छा, आयुर्वेदिक। बाकी जगह नहीं बाकी करना नहीं चाहिए? करना, नहीं करना। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अगर आपको 3 दिन में लगो आराम मिला, 3 से 4 दिन। 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, महीने के 50,000 रुपये खर्च करता हूँ। थैंक यू। ओके। तो जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि इनको 3 साल से प्रॉब्लम थी, ठीक है, लेकिन इनको यहाँ पे लगभग 3 से 4 दिन में काफी रिलीफ मिला है। काफी क्या, आई थिंक ऑलमोस्ट इनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जैसे कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि इनके पैरों में स्वेलिंग थी और भी इनको स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड काफी इश्यूज थे। उस तरह से वो खाना पीना नहीं खा पा रहे थे और ये 3 साल से लगातार दवाई भी खा रहे थे, ठीक है। तो वही बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं खानी है, हम नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ दवाई से ही ठीक होना है। नेचुरल तरीके बहुत सारे हैं जिससे हम पेशेंट को साथ साथ में ठीक करते हैं, तो हमें वो भी साथ में अपनाने हैं। नेक्स्ट। ओके। तो ये कुछ रिसर्चेस हैं, आप लोग देख सकते हो। जैसे कि डाइजेशन रिलेटेड जो इश्यूज है इंडिया में भी काफी ज्यादा हायर साइड पे हैं। जैसे कि आईबीएस जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये 4.2% पे है। जीईआरडी जिसको हम बोलते हैं, 30% इसका जो रेट है वो बढ़ चुका है। कॉन्स्टिपेशन, 22% ऑफ द पॉपुलेशन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। एंड आईबीडी, 1.4 मिलियन पीपल रिपोर्टेडली इन स्टडी। देखो बहुत ज्यादा हायर रेट है ये। एंड साथ में अगर हम फंक्शनल गैस्ट्रो इंटरस्टिशनल डिसऑर्डर देखें तो ये भी 15.85 है, जो कि ज़्यादातर अडल्ट्स में मिल रहा है हमें। एंड अदर जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हैं वो 18% है, अडल्ट्स को भी है। और साथ में हमें देखो आजकल की अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे छोटे बच्चों में, अडल्ट्स में, ओल्ड एज में, हमें हर तरह के ग्रुप में ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट। अगर मैं अल्सर्स की बात करूं तो हम सबको पता है देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्सर्स, ठीक है। किसी को मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं तो कईयों के स्टमक में भी होते हैं। इसी तरीके से जहाँ का अल्सर है उसके अलग तरीके से उसकी डिसीज का नेम होता है। जैसे पेप्टिक अल्सर्स हैं, ये स्टमक में पाए जाते हैं एंड ये जॉर्डिनम में पाए जाते हैं और इसका जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है कम से कम 11.22% है। सिमिलरली अगर हम जॉर्डिनल टू गैस्ट्रो कि देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के, इट इज द रेशियो ऑफ 17:1 रेशियो। सिमिलरली हमने ये भी देखा है कि जो लोग जिनके अक्सर जैसे स्टमक अल्सर होता है या कहीं पर भी, जैसे हमने बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जैसे रेक्टम में भी अल्सर्स हो जाते हैं, जो अल्सरेशन लीजन्स होते हैं, दैट ऑल्सो उनमें हायर रिस्क रहता है कि वो कैंसर में या कैंसर जैसी बीमारी में फर्दर जाके कन्वर्ट हो जाता है। स्टोमेटाइटिस, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे मुंह के अंदर सूजन हो जाएगी, घाव पड़ जाएंगे, जीभ, होंठ, उसके अंदर जो है जो त्वचा है बहुत ही रुक्ष हो जाती है और उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसमें अलग अलग तरह की टाइप्स होती हैं जिसमें हमें अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं। देखो टाइप्स को स्पेसिफाई करने का यही मतलब है कि हमें वहाँ पे सिम्टम्स भी जो है वो स्पेसिफाई रहते हैं। जैसे कि एफाइटोस्टोमेटाइटिस में क्या रहता है, छोटे छोटे सफेद या फिर पीले छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर। आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फोटोज में कि किस तरह से उनका जो है सिम्टम्स वो हमें दिखाई देते हैं।
ओके, निकोटाइन स्टोमाइटिस ये स्पेसिफिकली स्मोकिंग की वजह से होते हैं एंड आप ये टोटली विजिबल है। अभी जो अलग अलग टाइप्स है वो आप ही की जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आई है आप लोगों की जो हैबिचुअल में रहती हैं हैबिट्स उसी की वजह से ये सारी चीजें होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। नेक्स्ट है कैपिसो, ये कैंसर की तरफ बीमारी रहती है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस कंडीशन में इनको कैसे पैलेट के ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट है स्टमक कैंसर, वही हमने जब स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब स्टमक में अल्सर्स रहते हैं, पेप्टिक अल्सर्स रहते हैं, तो उसमें हाईएस्ट चांसेस रहते हैं वो फर्दर जाके जो स्टमक कैंसर की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमने उस समय इसका इलाज नहीं किया तो बीमारी तो अपना जो रूप है वो आगे आगे बढ़ाती जाएगी, वो कम तो नहीं होगी, हमें उसको कम करना है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया है कि किस तरह के जो स्टेजेस हैं वो उत्पन्न होती है। मीन्स कोई भी स्टेज है, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि एक बार में कोई बीमारी नहीं होती है ना। हर एक जो बीमारी है उसका एक अलग से टाइम पीरियड रहता है। मीन्स एक बीमारी को होने में भी टाइम लगता है तो उस बीमारी को ठीक होने में भी टाइम लगेगा। स्टेज 1 है, ठीक है, जो म्यूकोसा में है, 0 और 1। सेकंड में वो आपके सब म्यूकोसा तक आ सकता है, ठीक है। थर्ड में वो आपके मसल्स में है एंड सिरोसा में वो लास्ट में पहुंच जाता है। एंडोस्कोपी ऑफ स्टमक अल्सर, ये जो फोटोज हैं दीज आर द रियल पिक्चर्स ऑफ द एंडोस्कोपी। जब एंडोस्कोपी करके हमें पता चलता है कि स्टमक में किस तरह के अल्सर्स होते हैं। दिस वन इज द नॉर्मल एंडोस्कोपी। देन उसके बाद वो जीईआरडी की है, बैरेट इसोफेगस एंड नेक्स्ट इसोफेगस के कैंसर की। Cancers form when normal cells in our body start to divide out of control. Over time, the growing cancer mass destroys nearby healthy cells. Many of the triggers that cause a normal cell to start to divide out of control are found inside the cell, in our DNA. ओके, तो इन्होंने जैसे बताया जो कैंसर सेल्स होते हैं वो हमारी ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स है, जो लेकिन वो अब नॉर्मल जो ग्रोथ है वो करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से जो हमारे आसपास के जो एक नॉर्मल सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। अभी स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जितने भी हमारे डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें हाई रिस्क पे कौन रहता है, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। जैसे कि स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी है किसी भी टाइम पे उसमें हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज इम्यूनिटी भी साथ साथ उस तरीके से रहती है, तो हमें उस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहती है। नेक्स्ट इज जो एच पाइलोरी उनका पॉजिटिव रहता है। जो लोग बहुत ही ज्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ही ड्रिंक करने वाले लोग, नशेड्स जैसे होता है इसको बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल जो भी लेते हैं, ठीक है, उनमें ये काफी सारे हायर चांसेस रहते हैं जिसमें हमारा आइब्रोफिन वगैरह, एस्पिरिन वगैरह रहता है, निमोसल्स वगैरह रहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इनमें काफी सारा चांसेस है। ब्लड ग्रुप ओ वाले एंड जिनका हेरिडिटी रहेगा एंड दैट इज स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनीथिंग जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है वो तो हर एक डिसीज के लिए ही उतनी ही डेंजरस है जितना कि हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। नेक्स्ट, गैस्ट्राइटिस अभी हमने देख लिया, अभी हम इसके सिम्टम्स देखेंगे। इसमें स्पेसिफिकली पेशेंट को हार्ट बर्न रहता है, वॉमिटिंग, नोजिया, भूख नहीं लगती है, या कभी कभी क्या होता है उनको भूख तो लगती है, ठीक है, लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, ये भी बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं हमें। पेन बहुत रहता है एब्डोमेन में, कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है, इनडाइजेशन रहेगा, मतलब खाना खाया या तो वॉमिट हो गया या नोजिया हो गया या लूज स्टूल्स हो जाते हैं, ब्लड में भी स्टूल हमें देखने को मिलता है एंड बहुत ही डिस्कम्फर्ट रहता है स्पेसिफिकली नेवल रीजन पे। अनइंटेंशनल जो वेट लॉस है उनका होता जाता है।
इसके साथ-साथ मैं सभी को रिक्वेस्ट भी करूँगी जिनका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो अपना हैंड रेज़ कर लीजिए। बिकॉज़ फिर हम आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे एंड जब भी आपको अलाउ टू स्पीक किया जाएगा, ठीक है? आपने खुद को अनम्यूट करना है और हमसे बात करनी है। विदिन 5 मिनट्स हम जो क्वेश्चन्स हैं, वो शुरू कर लेते हैं। अभी हम जीईआरडी के बारे में देख लेते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, ठीक है? ये भी आमतौर पे बहुत ज़्यादा देखो हाइपर एसिडिटी होने की वजह से रहता है, ठीक है? एंड कई बार कुछ पेशेंट्स ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें जस्ट हाइपर एसिडिटी की वजह से जलन होती है, बिकॉज़ ये चेस्ट में पेन होता है और पेन भी होता है, जलन भी होती है और उनको कई बार लगता है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहली बात इसमें है किसके कारण, अगर तो आपको खाने-पीने की वजह से हो रहा है, देन डेफिनिटली इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम या हाइपर एसिडिटी हो सकती है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनको तनाव रहता है, जिसके कारण पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो उस केसेज़ में हम उनको बोलेंगे कि आपको फिर अपने जो हार्ट रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, फिर वो करवाने चाहिए। आयुर्वेद में हम कैसे डायग्नोज करते हैं? इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले का है हमारे आयुर्वेद में डायग्नोज का। बिकॉज़ हम कोई भी चीज़ जब करते हैं, कोई भी हम पेशेंट से बात करते हैं, इट इज़ नॉट कि उन्होंने बताया कि मुझे हाइपर एसिडिटी है, मुझे लाइक उन्होंने कोई भी अपने सिम्पटम्स बताए हैं, तो हम आपको उसके बिहाफ़ पे मेडिसिन देंगे। योर प्रॉपर हिस्ट्री इज़ मस्ट। जब भी आप हमसे बात करते हो, आपने देखा होगा सारे डॉक्टर्स जो हैं, वो आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। जो आपकी जर्नल हिस्ट्री होती है, आपका क्लिनिकल हिस्ट्री होता है, फैमिली हिस्ट्री में मतलब फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी या नहीं थी, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा देखा गया है, पेशेंट की लाइफ़स्टाइल बहुत नॉर्मल होती है, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एंड ये होता है कि जब आपकी फैमिली में हो, बिकॉज़ इट इज़ हेरिडिटरी। अगर वो वहाँ पे कोई चीज़ पहले से ही है, मतलब मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स में जैसे हाइपर एसिडिटी वो बहुत बताते हैं कि सभी घरवालों को है ना? ऑलमोस्ट उनमें सभी में रहती है। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि एंड मेजर चांसेस हैं कि वो फर्दर भी जनरेशन में जाएगा। क्योंकि उनका खाना-पीना वैसे ही है, तो हमें उन सब चीज़ों को भी ठीक करना है। स्टूल टेस्ट होता है आपका, ब्लड टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी होती है एंड बेरियम रेडियोग्राफी। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है? जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत ही हायर साइड पे नहीं जाना है अनटिल और अनलेस जब हमें पता है कि आपको क्या चीज़ है, जो हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट। कॉन्स्टिपेशन। देखो कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि पेट का अच्छे तरीके से साफ नहीं होना, ठीक है? एंड इसमें ज़्यादातर लोग लेक्सेटिव्स वगैरह, एनिमास वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? बट द थिंग इज़ हियर कि जो कॉन्स्टिपेशन है अक्सर सब लोग इसको इग्नोर करते हैं। बिकॉज़ वी फेल्ट कि ठीक है मतलब आज अभी नहीं हुआ है या हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया था, बट अगर कंटिन्यूअसली में वो चीज़ हो रही है बार-बार, ठीक है? तो वो आपके लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर। तो वी डोंट हैव टू अवॉइड ऑल दीज़ सिम्पटम्स। कॉन्स्टिपेशन है या लूज़ मोशन है, वॉमिट हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? या फिर आपको बहुत आप एक्सेसिव ही खा रहे हो, अनटाइमिंगली, बहुत भूख लग रही है आपको, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू योर डॉक्टर, यू हैव टू शेयर योर प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन के मेजर रीजंस क्या हैं? देखो मेजर रीजंस इसके जो हमने नोटिस किए हैं पेशेंट के अंदर, स्पेसिफिकली जिनका सिटिंग जॉब होता है, ठीक है? बहुत आप कंटिन्यूअसली 9 आवर्स, 10 आवर्स बैठ रहे हो, ठीक है? आपका फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ आपकी कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं है, कुछ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे हो, ठीक है? या फिर यू यू आर हैविंग द अर्ज टू पास स्टूल। कभी-कभी क्या होता है कि हमें जाना होता है, बट ड्यू टू एनी रीज़न वो मल त्याग की जो इच्छा है उसको दबा लेते हैं लोग, ठीक है? इसके साथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, डिहाइड्रेशन, आप पानी ही नहीं पी रहे हो। अगर पानी नहीं पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, बिकॉज़ लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर रहता है। अगर उसमें से भी कम होगा तो डेफिनिटली फिर वो कॉन्स्टिपेशन रहेगा बिकॉज़ म्यूकस उतना नहीं हो पाता वहाँ पे। लाइफ़स्टाइल आप में चेंजेस हैं तो उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट। ओम आरोग्यमस्तु मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा गुप्ता है। और आपका? प्रवीण गुप्ता। और आप लोग कहाँ से आए हो? हम नोएडा से है। नोएडा से आए हो।
क्या क्या दिक्कतें थी? मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी पेन एंड कॉन्स्टिपेशन था। और आपको? मेरे को ब्लोटिंग, प्रोस्टेट एंड लास्ट लीवर। से मुझे तो बॉडी पेन में बहुत फर्क पड़ा और आफ्टर लॉन्ग टाइम मॉर्निंग में स्टमक अपने आप क्लियर हुआ विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत लाइट फील करी बॉडी अपनी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। क्या चीज अच्छी लगी यहाँ पे? स्टाफ, फूड, एवरीथिंग एक्सीलेंट। कोई दिक्कत नहीं आई कहीं से भी। स्टे वाज वेरी गुड। ओके, तो अभी आपने देखा कि इन्होंने एक चीज़ बोली कि बहुत सालों बाद जो पेट है अपने आप क्लियर हुआ है विदाउट एनी मेडिसिन। सो दैट वाज़ अ ह्यूज रिलीफ फॉर हर, बिकॉज़ बार-बार जब आप मेडिसिन्स लेते हो तो आप हैबिचुअल बना लेते हो खुद ही अपनी बॉडी को। जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे तब तक फिर आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। सो आई डोंट थिंक सो कि इसका कुछ अच्छा मीनिंग है। तो हमें उस सब चीज़ों की तरफ जाना है, नेचुरल चीज़ों की तरफ, जहाँ हमें कम मेडिसिन लेनी पड़े और हम नेचुरली ठीक हो जाएँ। जब मैं आया था थोड़ा सा मुझे दिक्कत बहुत थी, लेकिन ये है कि अब मैं आकर के थोड़ा रिलीफ करने लगा हूँ। और पहले पेन था उसमें भी आराम है, जो कॉन्स्टिपेशन था उसमें भी आराम है। शरीर जो भारी भारी दिखाई देता था वो भी हल्का है। और सभी डॉक्टरों का सभी सहयोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है यहाँ का। मन नहीं करता यहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा? हाँ, जबरदस्ती यहाँ पे भी जाया जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप सब लोगों ने भी पहली बार सुना होगा किसी पेशेंट को ये कहते हुए कि हॉस्पिटल से जाने का मन नहीं करता। बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है, हिम्स का जो इन्वायरमेंट है, इट इज़ नॉट ओनली वी हैव टू ट्रीट यू बट वी हैव टू टीच यू ऑल्सो। बहुत सारे सेशंस होते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, साथ में डीआईपी डाइट होते हैं। और डीआईपी डाइट में स्पेसिफिकली किसी भी तरह का गेहूँ, चावल, मीठा, चीनी ये सब यूज़ नहीं किया जाता, नॉन-वेज नहीं यूज़ किया जाता। बट स्टिल खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट भी किया जाता है एंड खाना खाने में बहुत टेस्टी भी होता है। और साथ में आपकी कुछ जैसे पंचकर्मा थेरेपीज़ रहती हैं, दैट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी जर्नी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा पंचकर्मा है, नेचुरल थेरेपीज़ हैं, ठीक है? जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, जड़ से जो बीमारी को ख़त्म करने का काम है वो पंचकर्मा करता है। और साथ में कुछ आपकी नेचुरल मेडिसिन्स जो कि कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रही है और साथ में आप उसको खा के अच्छे भी हो रहे हो और उसके ऊपर हैबिचुअल भी नहीं होगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे साथ है हर्षिता सिंह जी। हर्षिता जी। हाँ, नमस्कार मैम। हेलो। हाँ जी सर, बोलो। मैंने टेस्ट कराया था मैम, हम्म। लीवर का प्रोफाइल टेस्ट कराया था। उसमें SGPT उसमें मेरा था 234 ओके। और SGOT था मेरा 93 और ओके। GGT था 79 हम्म। और यूरिक एसिड 8.29 था। ठीक है। तो मैम फिर क्या करना होगा? ठीक है। सर सबसे पहले मुझे आप बताओ कि आप ड्रिंक या स्मोक कुछ इस तरह से कुछ लेते हो? नहीं नहीं मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है एडिक्शन में? नो नो मैम। ठीक है। तो खाने पीने में कुछ ज्यादा बाहर का खा रहे हो, जो तला हुआ खा रहे हो? तला हुआ कभी कभी ऐसे ही ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं वैसे। हम्म। ठीक है। कभी। सर आप कहाँ से बात कर रहे हो और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 42। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर हम्म। से बात कर रहे हैं मैम। एक मिनट, स्टेट कौन सी है सर आपकी? स्टेट यूपी है। अच्छा, यूपी है, ठीक है। सर देखो, ऐसा है कि एक तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी का डिटॉक्स करवा लो, ठीक है? अच्छा अच्छा मैम। और डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली जो आपके ओटीपीटी इतने बड़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है? और साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को भी मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, डीआईपी डाइट हम यूज़ करते हैं, तो डीआईपी डाइट एग्जैक्टली क्या होती है, आपको क्या क्या खाना है, किस तरीके से बनाना है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके। देखो, ट्रीटमेंट तो होगा लेकिन साथ में सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। तो और जानकारी करने के लिए नंबर होंगे मैम? यस सर, सर आप ऐसा कीजिए, आप ना अपना नंबर हमें अपनी चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? बाकी ओके। हम भी अपना जो नंबर है हम सभी को लिख रहे हैं, बट मेरे सभी को मतलब ऐसा ही है कि सारे जो पेशेंट हैं अपना नंबर और अपना नाम और अपनी जगह का नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट जो मेरी टीम है सर वो आपसे कांटेक्ट कर पाएगी फिर, ठीक है? ओके मैम। ओके। हम्म।
थैंक यू मैम। ओके सर। नेक्स्ट है हमारे साथ दिलीप जी। यस मैडम। यस सर, हेलो, आपका क्वेश्चन है? हाँ जी सर। आवाज आ रही मैडम? मैं आ रही है जिला सर। हाँ ग्वालियर से बोल रहा हूँ मैडम। लेकिन मतलब हम्म। मेरी शुगर का इलाज आपके यहाँ से चल रहा है ऑनलाइन। ओके। हाँ तो लेकिन तो पहले दवाई भी पेट की दी थी उन्होंने, मतलब चूर्ण दिया था तो खाते रहे थे, तो मतलब ठीक है। ठीक था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कभी कभी जैसे कुछ चीज खा लेते हैं, जैसे एक आध हम्म। दिन कभी जैसे पात में पूड़ी वगैरह खा ली, या मतलब कोई हम्म। वैसा दूध वगैरह, दूध रोटी वगैरह खा ली, तो पेट फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा हो गया कि चूर्ण बराबर खाते हैं तभी होगा जी ठीक, कि कैसे होगा? ओके सर, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? जी डॉक्टर स्वाति हैं, मतलब वहाँ चंडीगढ़ से शायद है। ऑनलाइन हमने नंबर से किया था, तो 3-4 महीने से हमें शुगर है, शुगर का इलाज हमारा चल रहा है, उसी में उनने दिया था दवाई। सर डॉक्टर स्वाति से? हाँ डॉक्टर स्वाति। ठीक है सर, एक बार मैं आपका केस चेक कर लूंगी। ठीक है। हाँ बिकॉज हाँ अगर ठीक है। आपका ऑलरेडी चेक मतलब हो रहा है ना, चल रहा है इलाज, तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आप चीजें ले रहे हो। बाकी सर हाँ हाँ दूसरी बात है कि वैसे हम अलाउ नहीं करते हैं पेशेंट को खाना पीना, जैसे कि आप पूरी खा रहे हो बीच में, है ना? नहीं तो फिर हम नहीं, मेरा मैं नहीं खाता, मैं तो मतलब बिल्कुल खा रहा हूँ रोटी, केवल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाता। सवेरे 750 ग्राम वजन है मेरा, 700 ग्राम फल खाता हूँ, फिर सलाद खाता हूँ, जो डाइट चल रही है मेरी बराबर, कोई ठीक है, वही लेकिन खाना, कभी हाँ कभी वही ऐसा हो खाना। जाता है एक आध दिन, तो हो हाँ, जाती है बीच में गड़बड़। एक आधे बार, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो उसका भी फिर सोल्यूशन कर लेंगे। सर आप हाँ अपना नंबर लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, और जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, एक बार आप उनका भी नाम लिख दीजिए, सो दैट मैं आपका केस देख पाऊँ। ठीक है। ठीक, ओके मैम। हाँ जी सर। धन्यवाद। नेक्स्ट है हमारे साथ पारुल बांसल जी। हाँ जी मैम। हाँ हेलो जी मैम। यस मैम। मैम, मेरे को ना सी सेक्शन से बच्चे हुए थे और मेरे को हम्म। कॉन्स्टिपेशन शुरू से ही रहती थी। अब मेरे को हर्निया बड़ा बन गया। मैंने पीजीआई हम्म। में दिखाया तो वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, बचोगे नहीं आप, यू विल गो ऑन वेंटिलेटर। तो मैंने सर्जरी तो नहीं करी क्योंकि कॉम्प्लेक्स हर्निया भी है और साथ में मैम मेरे को गाल स्टोन हो गया। तो अब मैं क्या करती, चटनी पुदीने की बना के, ऐसे गुरु आचार्य जी ने बताया है, चटनी वगैरह, जूस, ग्रीन जूस, सारी चीजें लेती, फ्रूट वगैरह, ये एपिडाइट। पर फिर भी मैं कभी कभी शाम को नमकीन सा खा ही लेती हूँ, जो थोड़ा बाजार का प्याज पूज डाल के। तो मैम उसी से मेरा पेट फूल जाता है। और मेरा पेट, भूख सी इस टाइम ज्यादा लगती है 4-5 बजे, बाकी इतनी टाइम नहीं लगता है फूड वगैरह का इस टाइम, लेकिन मेरे को फूड खाने को दिल नहीं करता। और दूसरी बात मैम, जो गाल स्टोन उसका क्या होगा, क्योंकि मेरी जो सर्जरी है वो रिस्की है। वो कहता है गाल स्टोन का भी नहीं होगा, कि लेप्रोस्कोप डालने की जगह नहीं है पेट में, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी है। ओके मैम, सबसे पहले तो ये है कि ठीक है कि केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन हम देख लेंगे इसको। एक तो जैसे आप डीएपी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो एक तो हम बाहर का नहीं खाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ना आपकी बॉडी उस चीज को जल्दी से ले नहीं पा रही है, तो हमें हाँ बाहर का जी। नहीं खाना है। ठीक है। एंड सेकेंडली मम्मा मैम, आंखें आप चंडीगढ़ से आंखें हो? पूरी रहती है, गैस जो ना वो पूरी निकलती नहीं, पेट भी पूरा साफ नहीं होता। हम्म। कोई बात नहीं, आप चंडीगढ़ से हो मैम? मैम मैं जीरकपुर, हाँ जी हाँ जी, जीरकपुर से जी। ओके, जीरकपुर से हो, ठीक है। मैम देखो, हमारे डेराबस्सी में हॉस्पिटल है, ठीक है। अदरवाइज हमारे चंडीगढ़ में भी है, 35 में, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं, या तो आप वीडियो कंसल्टेशन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप डेराबस्सी या 35 चंडीगढ़ में डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो। हाँ मैम, उनसे बात किया था, वो कहते हैं आपको यहाँ रुकना पड़ेगा 8,000 पर। मुझे मैम कोई ऐसी स्कीम नहीं मिल सकती जिसमें थोड़ा रिबेट मिल जाए, मतलब जैसे वो जो पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है। मैम ये सारी चीजें रहती हैं, बट आपको ना इसके लिए टीम से बात करनी पड़ेगी। किस डॉक्टर से बात करी थी आपने? मैम मैंने डेरा बस से फोन किया था जी, तो तेरा बस उधर कॉल किया था, ठीक है। मैम देखो, फिर ना इधर से सारी चीजें हो पाएंगी, ठीक है। मैं आपको इधर से कॉल अरेंज करवा देती हूँ, तो आपका जो मेन पॉइंट है वो है इंश्योरेंस या पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है। एक बार मैम आपका वो भी कुछ चीज नहीं है कि जैसे क्लियर करवा दो देंगे। के साथ वैलिड हो जाती है, कि लोग कहते हैं कि 2 साल बाद ही वैलिड होती है, कि मेरा जो नेचुरोपैथी वाला ट्रीटमेंट है वो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल जाए। जैसे 8,000 पर डे मैं पे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर महीना रही तो मेरा 2-2.5 लाख बन जाएगा मैम। तो मैं, इसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँ, ताकि साथ साथ वो अप्लाई हो जाती है मैम, मुझे पूछना है मैंने।
मैम ये चीज ना हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्लियर करेगा, है ना। एक बहुत बार बार ऐसा मैम करें। मैंने चंडीगढ़ भी फोन किया मैम, तो वो कहते हैं कॉल अरेंज कराएंगे, उसके बाद कोई कॉल आती नहीं फाइनेंस कोई वालों बात को नहीं जो। मैम, मैं करवाऊंगी ना, मैं वही तो कह रही हूँ। आप मुझे अपना नाम तो मुझे पता है आपका, ठीक है, मैंने लिख लिया है। आप अपना नंबर, नाम और चैट बॉक्स में ये भी साथ में लिख देना कि पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, वो मैं करवा देती हूँ आपके सॉल्व। दूसरी चीज मैम जो मेरे को गैस और उसका कुछ बता दो, होम रेमेडी वगैरह मैम, जो गैस वगैरह मतलब वो पूरी देखो डिटेल इसमें ना, इसमें कुछ चीजें रहती हैं। देखो आप जैसे, क्योंकि डीआईपी डाइट ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। बट आपका जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो हर्निया की वजह से है, ठीक है। मीन्स आप रूट कॉज को समझो, हमें रूट कॉज को ठीक करना है। बिकॉज मैं छोटी, मतलब मैं कुछ भी ऐसे रेमेडी बताऊंगी वो आपको कुछ टेम्पररी रिलीफ देगा, तो उसमें ऐसा कोई फायदा नहीं होगा ना। ऑपरेट करना मुश्किल है कहते, क्योंकि वो जो आंते वो काफी वॉल्यूम काफी टाइम से बाहर पड़ा है, तो जब उसको पुश करके करेंगे तो। नहीं कर सकते तो जैसे मैम मैंने आपको बताया, पहले तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, अब अगर आपका हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड है तो वो मैं आपका पहले क्लियर करवा देती हूँ, बट आपको एक बार मैम ना अगर मेरा डायरेक्टली पेट वहाँ पे साफ रिविजिट। होता रहे तो मेरे को हर्निया और गैस ना बने, फिर मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और पथरी का मैम क्या होगा, मेरी गॉल स्टोन का डिजोल्व हो जाता है। मैम देखो ये सारी चीजें ना एक बार हमें 1 to 1 डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना। कोई मैम बात नहीं, अब डॉक्टर अपना गीतिका नंबर जी से डालो। मिले थे हम बहुत साल पहले, हम्म। जीरकपुर में मिले थे डॉक्टर गीतिका जी से। ठीक है। तब उन्होंने कुछ एक वो बताई थी, क्या कहते किट दी थी उन्होंने, कहते ये किट आप लो, उसके बाद तो मैम मैम चेंज हो गए थे। हम्म। नहीं, डॉक्टर गीतिका अभी भी हैं, हमारे साथ हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी मिल सकते हो अगर आप दोबारा मिलना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं वही कह रही हूँ मैम कि एक बार मैं 1 to 1 कॉल अरेंज करवाती हूँ डॉक्टर के साथ। आप अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर कर लो, एंड उसके बाद में जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। पंचकर्मा का मैम थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इतना मतलब मैम देखो डेफिनेटली मैं, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मैंने काफी सारी वीडियोस भी मैं दिखाती हूँ। मैं इसलिए दिखाती हूँ बिकॉज आप लोगों को भी ट्रस्ट आना चाहिए। बिकॉज माइंडसेट हमारा वैसा होता है ना कि हो नहीं पाएगा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई हैं। देखो 3-3 साल से जो पेशेंट काफी इलाज भी अपना करवा रहे थे बाहर से, उनको भी यहाँ पे 3-4 दिन में रिलीफ मिला है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करते हो। मैंने तो नंबर ड्रॉप कर दीजिए हमारे चैट बॉक्स में, और है साथ में मैडम, लिख देना कि इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज हैं। मैम मुझे ना आईबीएससी है जी, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन वाली है। हम्म, ठीक है हेलो। मैम, कोई बात नहीं, यस है, ठीक है। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, 1 to 1 डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे साथ, सिर्फ, हाँ हाँ इनको तो कर दो। के, सिर्फ के लिखा हुआ है, के नाम से। निशा जी, नीरज जी। हाँ जी नीरज जी। हेलो मैम, मैं सुमन दिल्ली से बोल रही हम्म। हूँ। मैम मुझे है ना, मेरे गैस बनती है बहुत ज्यादा, एसिडिटी है, अफारा भी बहुत आता है। मैं आप हिम्स हॉस्पिटल से, यहीं से जिना सीखो मुल्तान नगर से दवाई भी खा रही हूँ, हम्म। पर मुझे है ना अभी आराम नहीं मिल रहा था। ठीक है, और मुल्तान मेरी नगर से आपका केस स्किन चल ना रहा एकदम रेडनेस भी रहती है और उसमें क्रैक्स भी हैं। है। ओके। हाँ जी। और ठीक है। बॉडी में भी बहुत पेन रहता है, फुल पेन। ओके, इट मीन्स मैम हम जैसे बात करते हैं ना, हमारे जो वात पित्त कफ रहते हैं उसका ज्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है। तो हाँ अगर आप हॉस्पिटल में बुलाती हूँ आपको, ठीक है, हाँ हॉस्पिटल में आ सकते हो आप। हाँ जी। ठीक है। ओके। रिपोर्ट्स वगैरह हैं आपके पास सारी, ब्लड रिपोर्ट्स कभी करवाई होंगी। हाँ जी, कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी अभी। और हम्म। मेरा वो भी हुआ था, अल्ट्रासाउंड, एमआर। उसमें मुझे यूट्रस में स्वेलिंग और इन्फेक्शन भी बताया है। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं मैम, ऐसे करते हैं, एक बार 1 on 1 डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको बता दूंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग एक बार ना आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए ना, हॉस्पिटल में अच्छा बेहतर इलाज होगा। मैम मैं गई हूँ, आपके मुल्तान नगर में हॉस्पिटल है, उसमें गई हूँ। यहाँ पे आपने पंचकर्मा करवाया था।
अभी कुछ नहीं हुआ, बस गई थी मैं, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं 1 हुँ, मंथ की। और उससे ठीक है, कोई पहले बात मैं वहाँ प्रशांत विहार में है शायद आपकी क्लिनिक, वहाँ गई थी। ओके। मैम देखो हाँ। ऐसा है कि मेडिसिन्स अच्छा काम करती है, लेकिन जब प्रॉब्लम थोड़ी क्रॉनिक हो जाती है ना, तो हमें फिर पंचकर्मा का सहारा लेना पड़ता है ना? तो कोई बात नहीं, आप एक बार मुझे अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखा देना, मैं खुद चेक कर लूँगी, उसके बाद में फिर हम जो भी आपका डिसीज़न रहता है, उसके अकॉर्डिंग आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। आप अपना नंबर और अपना नाम और अपनी जगह का नाम ड्रॉप कर दीजिए सभी लोग, सो दैट जो मेरी टीम है, वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर पाए। नेक्स्ट है निशा जी। जी मैम, हाँ जी मैम। वो मैं निशा जी बोल रही हूँ, गैस की प्रॉब्लम रहती है मैडम। कब से है? ये तो बहुत 4-5 सालों से है। और ओके, कहाँ अपने से बेट बात कर रहे हो? का यूपी से, यूपी कानपुर। अच्छा, कोई इलाज चल रहा है आपका? इलाज तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा, बेटे को दिखा के आए यही हर्षनगर में। हुँ, उसी का इलाज चल रहा। हमने डॉक्टर से कहा था तो बोले कि आप पहले बेटे का इलाज कराओ, फिर अपने आप को दिखाओ। तब मैं कहा ठीक है। हुँ। तो उसका चल रहा, थायराइड हो गया था, पैदाइश पेट से हो गया था। ओके, नो वरीज़। तो आप कहाँ से, आप यूपी से कहाँ से हो मैम? कानपुर से, यूपी कानपुर। कानपुर, आपको आई थिंक लखनऊ पास पड़ता है? नहीं, लखनऊ तो हमें दूर पड़ता है। तो मेरठ पास पड़ेगा? नहीं। ठीक है। मैम एक बार ना वीडियो कॉल करते हैं, वन ऑन वन आपका कंसल्टेशन रहेगा डॉक्टर के साथ, ठीक है? एंड जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, तो आपने दिखानी है, अदरवाइज़ हम आपको फिर सजेस्ट करेंगे कौन-कौन से आपकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। उसके बिहाफ़ पे वी विल हम्म, सजेस्ट यू द परफेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है? आपके लिए जो भी बेहतर ट्रीटमेंट रहेगा, फिर वो हम आपको दिखाएँगे, मतलब बता देंगे। जी मैम, कोई घरेलू उपचार आप जब तक बता दो, हमको गैस बहुत ज्यादा बनती है। मैम बट आपकी प्रॉब्लम भी तो काफ़ी ज़्यादा है, ये मतलब देखना पड़ेगा ना मैम एक बार। बाकी देखो हम छोटी-छोटी चीज़ें जो कर सकते हैं, ये सभी के लिए है। जैसे कि मैम सौंफ रहती है, ठीक है? सौंफ, मिश्री, ठीक है? इसको आप हम्म, मिक्स करके ले सकते हो। सौंफ का हम्म, पानी भी ले सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ जैसे जीरा, सौंफ और अजवाइन, ठीक है? इसको थोड़ा-सा भून के भी ले सकते हो, ठीक है? जी बट लेना है हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया तो हम 2-2 चम्मच उसके ले रहे हैं। जैसे हाफ टी स्पून से आप शुरू कर लेना खाना खाने के बाद में, ठीक है? इससे कुछ जैसे प्रॉब्लम है आपकी गैस की, या एसिडिटी बन रही है, या खाने का पाचन नहीं हो रहा, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बट मैम देखो कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर तो छोटी प्रॉब्लम है तो जल्दी ठीक हो जाती है, मीन्स एक्यूट जो है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है, तो उसमें ना पंचकर्मा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। जी ठीक है? क्योंकि पंचकर्मा के थ्रू हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी की जितनी भी चीज़ें रहती हैं, रेंजेस रहती हैं, सभी को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? और साथ में आपकी जो बीमारी है, वो जड़ से खत्म होती है। तो आई थिंक आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, जब बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है? तब आपको किसी भी तरीके की फिर आगे चल के परेशानी नहीं आएगी। इसमें तो ऐसे है कि चलो ठीक है, हमने ये सब चीज़ें खा ली खाना खाने के बाद, बट फिर से वो आपको बार-बार होती रहेंगी, जब तक हम उसके जड़ से इलाज नहीं करेंगे। जी। पंचकर्मा मैम क्या है? मैम जैसे हमारा प्रॉपर प्रोसेस रहता है, ठीक है? 10 डेज़ का, 15 डेज़ का या 7 डेज़ का, ठीक है? जिसमें कि पेशेंट को उसकी बीमारी के अकॉर्डिंगली ठीक किया जाता है, किसी भी ऑपरेशन या किसी कट के बिना, अच्छा, ठीक। ठीक है? आप एक बार अपना नंबर लिख लीजिए, अ, रिपोर्ट्स चेक करके फिर आपको जो आपका ट्रीटमेंट है वो बताया जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ जी। ठीक, ओके मैम। नेक्स्ट अभी हम टॉपिक्स देख लेते हैं फर्दर। अभी बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें बात करी है आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है? इसका स्पेसिफिकली कोई रीज़न नहीं होता है, बट माना जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है। अदरवाइज़ ये अलग-अलग पेशेंट्स में अलग-अलग इसमें सिम्पटम्स देखे गए। किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है, कभी-कभी किसी को बहुत हम
स्पाइसी चीज़ खा ली एकदम से, ठीक है? या फिर जिससे हमें एलर्जी है, इफ वी आर एलर्जिक टू समथिंग, अगर उसमें हमने वो चीज़ ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी इरिटेशन रहती है, जिसके कारण पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या लूज स्टूल होने शुरू हो जाते हैं। पंचकर्मा थेरेपीज़ जैसे मैं अभी बहुत बार नाम ले चुकी हूँ, अभी हम देख लेते हैं कि पंचकर्मा थेरेपीज़ होती क्या-क्या हैं। नस्यम, नस्या जो होता है, जितने भी हमारे हम बात करते हैं जितने हमारे हेड रिलेटेड प्रॉब्लम है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है? या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है माइंड के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, रिलैक्स फ़ील नहीं कर रहे हो, बहुत सारे पेशेंट का भी ये था कि रिलैक्स फ़ील नहीं होता है, ठीक है? तो नस्या काफ़ी अच्छा काम करता है। तो नस्यम में देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ नस्यास, ठीक है? जिसको हम अलग-अलग औषधि या अलग-अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। एंड जो हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो हम एक श्लोक बोलते हैं, नासा ही शीर्षोद्वारम, मीन्स जो नोस है वो आपका पाथवे है आपके ब्रेन का। जो भी हम आपकी मेडिसिन आपको दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंच रही है। तो डेफिनेटली जब हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, तो मतलब बिकॉज इट इज पाथवे टू योर ब्रेन, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी हो जाता है। बस्ती क्रम, बस्ती बहुत सारी अलग-अलग टाइप्स की रहती है। अगर आपने सुना होगा मॉडर्न में आज हम उसको बोलते हैं एनीमा, ठीक है? जो एनीमा आजकल कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग बस्ती थेरेपी सिंस 5000 ईयर्स बैक। तो 5000 साल से बस्ती का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। तो उसमें अलग-अलग तरह की बस्ती का वर्णन किया गया है। जैसे कि सर्वाइकल के लिए ग्रीवा बस्ती, बैक पेन के लिए कटी बस्ती, उसी तरीके से जानु बस्ती रहती है नी पेन के लिए या नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। हाँ, एंड अगर हमें किसी को भी जैसे बहुत सारे अभी पेशेंट ने बोला कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या लूज टूल्स हो जाते हैं, तो उसमें अलग-अलग औषधियों को यूज़ करके हम बस्ती देते हैं अनीमा की फॉर्म में, जो कि डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में जाती है और आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करती है। नेक्स्ट होती है इसमें क्षीरोधारा। जो क्षीरोधारा है, ये डायरेक्टली आपके पीनियल ग्लैंड के ऊपर जो धारा है वो गिराई जाती है, सो दैट वो एक्टिव होगा और जितनी भी उसकी फंक्शनिंग है वो बेहतर हो पाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हेयर फॉल है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं हो, कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मेंटली भी, शारीरिक शारीरिक रूप से तो थकते ही हैं, मानसिक रूप से भी हम थक जाते हैं, तो क्षीरोधारा इज़ वेरी गुड थेरेपी। आप इसको कभी भी करवा सकते हो। ओके, तो ये हमारी कुछ थेरेपीज़ थी जिसके बारे में हमने वर्णन किया। अब हम साथ-साथ कुछ डिसीज़ भी देख लेते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, इसमें ना 2 तरीके के हमें पेशेंट्स मिलते हैं। एक तो वो पेशेंट जिनमें एब्सोल्यूटली सिम्पटम्स आ रहे होते हैं और एक वो भी पेशेंट होते हैं जिनमें कोई सिम्पटम्स ही नहीं आ रहे होते। एंड हमने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है, पेशेंट कुछ और बता रहा होता है और उनकी रिपोर्ट्स में कुछ और ही लिखा होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होती क्या है? इसमें जो अधिकतर लंबे समय से जो लोग प्रयोग कर रहे होते हैं लीवर का अल्कोहल का, उससे क्या होता है उनके लीवर में सूजन आ जाती है, मीन्स स्वेलिंग हो जाती है और उनमें दाग है यहाँ पर लीवर पे, नसों जो नसें हैं बेसिकली वो खराब हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आप बार-बार लीवर को ड्रिंक दे रहे हो, अल्कोहल दे रहे हो, बिकॉज़ वो उसमें हेवी मेटल्स भी रहते हैं, ये बहुत ही हेवी हेल्थ होती है हमारी बॉडी के लिए। तो उससे क्या है हमारी जितने भी लीवर है या लीवर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो लीवर में सबसे पहले आप फैटी लीवर ग्रेड 1 टू 3 या 4, उसके बाद में आप लिवर सिरोसिस तक पहुँच जाते हो। अगर हम इसके क्लिनिकल सिम्पटम्स की बात करें, तो हमें अलग-अलग तरीके से मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक लीवर है, फैटी लीवर है और सिरोसिस है। फैटी लिवर ज़्यादातर असिम्प्टोमेटिक रहता है बिकॉज़ इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ योर लिवर डैमेजिंग, सो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाता। अदरवाइज़ इसमें अब नॉर्मल लिवर रहता है, नौज़िया एंड रेयरली जॉन्डिस हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज़ डिस्कम्फर्ट काफ़ी रहता है, जैसे कि वॉमिट हो जाना, नौज़िया हो जाना, बार-बार भूख लगना या भूख बिल्कुल ना लगना या भूख तो लग रही है फिर खाना नहीं खाया जा रहा, खाने खाने का मन नहीं कर रहा, तो उस तरीके से हमें सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। बट मैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की अगर बात करूँ तो वहाँ पे हमें
जॉन्डिस, मालन्यूट्रिशन, हेपेटोमेगेली, इंसेफलोपैथी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड सिरोसिस में बिकॉज इट इज़ द लास्ट स्टेज, क्रॉनिक लिवर डिसीज इसमें अब नॉर्मल हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर सेलुलर लेवल पे जाके भी हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कौन-कौन से स्टेजेस रहती है लिवर डैमेज के। देखो सबसे पहले हमें हेल्दी लिवर दिखाया गया, उसके अंदर कोई फाइब्रोसिस नहीं है, किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। बट नेक्स्ट स्टेज में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाते हैं, जो टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर स्कार्स आने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली उसके बाद में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जो कि स्कार टिश्यू की वजह से हुआ था। धीरे-धीरे ये डिसीज़ इतनी बढ़ जाती है, प्रोग्रेशन में हो जाती है कि पूरे लिवर को ही कवर कर लेती है और एंड पे ये क्रॉनिक लिवर डिसीज़ की जो बीमारी है, वो हो जाती है। बहुत सारे लोग इसे सफ़र करते हैं। नेक्स्ट है इसके कारण। अब इसके कारण क्या-क्या हैं? इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं बिकॉज़ अलग-अलग लोग हैं तो उनकी अलग-अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसके सिम्पटम्स होंगे। हमने ये नहीं सोचना कि अगर कोई भी इंसान है तो उसको एक ही तरह का सिम्पटम रहेगा। देखो अगर आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, हम सारा दिन बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही डीप फ्राइड एंड ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हमारी सेहत को खराब करेगा। जेनेटिक इनहेरिटेंस बिकॉज़ अगर आपके पेरेंट्स को था तो मोस्ट प्रोबेबली इसे हाई रिस्क पे रहता है कि बच्चों में भी होगा, ठीक है? तो फर्दर वो चीज़ हेरिडिटरी में ना जाए तो आपको कंट्रोल करनी चाहिए सारी चीज़ें। ओबेसिटी आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है, ठीक है? वज़न बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज़ अब खाना-पीना आपका ठीक नहीं है। अगर खाना-पीना नहीं ठीक है, तभी तो ओबेसिटी हुई है। ओबेसिटी होगी तो लिवर के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा फिर। डायबिटीज़ बिकॉज़ दीज़ आर द डिसीज़ व्हिच आर एसोसिएटेड विथ अदर डिसीज़ ऑल्सो। डायबिटीज़ की वजह से भी लिवर के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैट्स इन द ब्लड जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपका बढ़ा हुआ है इट मीन्स दैट आपकी लीवर की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है बिकॉज़ आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, है ना? तो उसको हमने ध्यान रखना है। साथ में ओवर अल्कोहल कंज़्यूम दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ जो अल्कोहलिक है तो डेफ़िनेटली वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ लेते हैं अल्कोहल की। नेक्स्ट कर दो। अब इसमें आप साइंस दे सकते हो, अलग-अलग तरीके से रहते हैं। जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है? रैशेज़ हो सकते हैं, हाथों-पैरों पे आप देख सकते हो एंड बेली जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। I totally endorse what Dr. Trehan says. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snacks. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily.
ओके, तो अभी हमने 2 वीडियोज़ देखी हैं जिनमें ये बहुत ही आई मस्ट से कि फ़ेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश, सभी लोग इनको जानते होंगे। बट इन्होंने खुद बोला है कि जो पंचकर्मा है आयुर्वेद में, जैसे हमने सभी लोगों ने सुना वर्ड, जैसे मैंने बोला कि पंचकर्मा आपको करवाना चाहिए, तो उन्होंने बताया जो पंचकर्मा है वो तो आपकी लाइफ को बढ़ाने के लिए है। देखो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, तो डेफिनेटली जो चीज़ हमारी लाइफ को बढ़ा रही है, इट मीन्स दैट वो आपकी डिसीज को, आपने जितने भी इम्बैलेंसेस है आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी तरह के टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल रही है। सो दैट्स वाई अगर आप हेल्दी होगे तभी आप जो की आयु है वो लंबी होगी। सो पंचकर्मा इज फॉर द लॉन्जेविटी, प्लस वो आपकी डिसीज को भी क्योर कर रहा है और साथ में वो टोटली शोधन करता है, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर रहा है और साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो पंचकर्मा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट बेनिफिट्स लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है ना। आपके डॉक्टर को मीन्स आपको पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कौन सा वाला ट्रीटमेंट देना है। देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज इन द पंचकर्मा, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक पेशेंट को हर एक थेरेपी दे पाए। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन थेरेपीज दी जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल किसी का शिरोधारा हो गया एंड दूसरा भी पेशेंट बोलेगा कि हमें शिरोधारा करवाना है। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम है आप करवा सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में डॉक्टर को लगेगा कि नहीं इसमें बस्ती करवानी है तो बस्ती इज द बेटर ऑप्शन। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। ठीक है, एंड वो डिसीज टू डिसीज वेरी करेगी। सो विच बाय विच यू हैव द ग्रेट रिजल्ट्स। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट फॉर द गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स। देखो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, बहुत सारे पेशेंट का ये डाउट भी रहता है, क्वेश्चंस भी रहते हैं कि हिम्स जो है वो सिर्फ आयुर्वेदा को डील करता है। तो आई मस्ट से नो, आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथी, नेचुरल थेरेपीज, एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम डील करते हैं। ठीक है, बिकॉज हिम्स इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर हम एलोपैथिक की बात करते तो एलोपैथिक में जो सारे टेस्ट करवाए जाते हैं वी ऑल्सो रिकमेंड दैट, बट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ऐसा नहीं है कि वी डायरेक्टली सेज कि आपको ये करवाना है जो बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए, हम उसकी सहायता से आपके लिए टेस्ट करवाएंगे। लेकिन जितना भी आपका ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से, थ्रू द हर्बल मेडिकेशन, थ्रू द नेचुरल, टोटली लाइक अ वीगन डाइट रहती है जिसमें डीआईपी डाइट हम यूज़ करते हैं और साथ में आपकी नेचुरल थेरेपीज होती हैं और डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। प्लस जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं वो हर्बल रहती है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक रहती है, किसी भी तरह का उसमें केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। अभी आप देख पा रहे होंगे दिस इज कॉल्ड उधर लेपम, लेपम मतलब लेप लगाना। ठीक है, तो अभी तो ऐसे तो है नहीं कि हम एक ही चीज का लेप लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट औषधियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कि आपके बॉडी टाइप क्या है, आपको क्या डिसीज है, आपकी एज कितनी है, तो सभी चीजें मैटर करती है इसके अंदर। नित्य विरेचन थेरेपी, देखो जिन लोगों की पित्त बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, आयुर्वेद में हम पित्त की बात करते हैं, मीन्स आपकी जो अग्नि है दूषित है, आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें आप नित्य विरेचन का सहारा ले सकते हो। ठीक है, नित्य विरेचन थेरेपी एक रहती है। ठीक है, तो उसमें हम नित्य विरेचन कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड लीच थेरेपी। स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें लीच थेरेपी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा काम करती है। बिकॉज लीच की ये प्रॉपर्टी रहती है, वो जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो अपने अंदर ले लेगी, सक कर लेगी, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो बचेगा दैट इज द प्योर ब्लड। एंड सेकेंडली उसमें ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके फर्दर जो बीमारी को पैदा होने से रोकते हैं। So basically, one says all these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or a tendency for diabetes or something? वो तो अलग you can treat it. The earlier you can, the better it is because you become conscious. You can avoid diabetes. You can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is keep your muscle mass intact
And I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight. So you do 20 Surya Namaskars, you have already built your muscle and you've already done weightlifting and you've already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. Yes. Own your body. Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. ओके, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली, जो योगा है हमें जस्ट ऐसे लगता है योगा इज जस्ट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, बट ऐसा नहीं है। योगा के बहुत सारे पोस्चर्स रहते हैं, आसन्स रहते हैं, मुद्रास रहती हैं, जिनमें सिटिंग पोस्चर्स हैं, स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, और ये बहुत सारी मुद्रास रहती है। हम पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह से आपको योगा करना है ना, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल जो लोग कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको पर्टिकुलरली कौन सा योगा करना है ये भी बताया जाता है। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है वीडियो में, जैसे कि हम सबने सुना, जो योगा है, योगा इज़ नॉट ओनली फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, बट आप योगा को किस तरह से यूज़ करो। मीन्स मसल बिल्डिंग आपकी खुद से हो रही है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। जो लोग जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं, मीन्स यू आर लिफ्टिंग any another material just to build up your muscles, वही चीज योगा खुद के लिए कर रहे हैं। जब आप योगा करोगे इट मीन्स दैट आपकी बॉडी खुद को वेट कर रही है, लिफ्ट कर रही है। अगर हम अपनी ही बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जितने भी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है वो बढ़ेगी, मसल बिल्डिंग अच्छी होगी, एंड हमारे जो बॉडी है वो शेप में आएगी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे आप खाने पीने का ध्यान रखो, योगा मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज कर लो हल्की फुल्की, ठीक है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड अभी जितने भी लोगों की ये परेशानी है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे आसन्स रहते हैं, जैसे कि मलासन रहता है या फिर वज्रासन है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है। मलासन से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। वज्रासन से, दिस इज ओनली आसन जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। इससे जो आपका डाइजेशन है वो स्ट्रांग रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, या जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, ठीक है, या फिर जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख लगती तो है लेकिन खाना खाने का फिर मन नहीं करता है, तो ऐसे में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप लगातार इसको करके देखिए। हमें 5 मिनट से शुरू करना है, 5 to 10 मिनट से, फिर एज लॉन्ग एज कि जितना आप उसको लेके जा सकते हो, फॉर द 30 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है, या फिर एटलीस्ट फॉर द 15 to 20 मिनट्स आपको फिर योगा करना चाहिए। अभी हमारी कुछ रेमेडीज हैं वो हम देखेंगे। आपको विद इन 7 डेज पेट में गैस बननी बंद हो जाएगी और पेट साफ होने का एक नियम बन जाएगा। गरम गरम पानी पीजिए, या सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इन चारों को उबाल के गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी होती का पानी एक एक घूंट करके या बल्टी वो पीजिए, उकड़ू बैठ के 5 मिनट में खत्म कीजिए। आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज नेक्स्ट, मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा। तो गैस, तेजाब, कब्ज, जो हम इस तरह बैठकर टॉयलेट सीट पर अपना पेट साफ करते हैं, ये जो एसिडिटी की जो हमारे खाने की वजह से दिक्कत है, ये एसिडिटी, गैस और इस तरह बैठना, तो इस तरह जब बैठते हैं तो मैं बोलूंगा एक तो बैठना हमें इस तरह चाहिए कि इस तरह अपनी इंग्लिश टॉयलेट सीट पर इस तरह पाँव रखोगे तो पेट साफ होने की संभावना बढ़ जाएगी। कभी बॉडी को एक एंगल मिल जाता है। इस तरह हम बैठना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और जो आप बचपन से जिसको आप खाना बोलते हो, रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, आप यही तो खा रहे हो। कई लोग हमें बताते भी है कि हमें तो ये बोला जाता है
कि ये खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि इन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, किसी ने बाहर की गंदगी नहीं खाई, फिर भी उसको किडनी फेल हो गई। वजह कि हमारे जो आज की डेट में हम जो अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर की अंदरूनी शक्ति कमजोर हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर के पेट साफ ना होने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। ओके, तो अभी सबने जैसे देखा कि एक तो थोड़ा-सा हमें पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा एंड अगर पॉसिबल है तो आप इंडियन सीट्स पे मतलब यूज़ कर सकते हो सुबह के टाइम पे। नेक्स्ट। एक ओवर यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड मेडिसिन, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है लोगों को, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब दूसरा कहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड। अब ब्लू जोन्स को देखिए, यहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है। मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे हैं। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है, गुड बैक्टीरिया। व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक इट। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड। पर हेल्दी हो, ये नहीं है कि धुला हुआ गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. अभी मैंने बार-बार वर्ड यूज़ किया पूरे सेशन में डीआईपी डाइट, डीआईपी डाइट। तो अभी डीआईपी डाइट होती क्या है? डीआईपी डाइट प्लांट बेस्ड डाइट है जिसमें हम सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स को यूज़ करते हैं। अलग-अलग मौसम में अलग-अलग तरह की सब्जियाँ हम देखते हैं, डेफ़िनेटली। फ्रूट्स भी हमें अलग-अलग देखने को मिलते हैं, तो ट्राई करना है हमें सीज़नल फ्रूट्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हमारा फ़ेवरेट फ्रूट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो है, तो हम सर्दी में भी उसको ढूँढ रहे हैं, स्प्रिंग सीज़न में भी ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो हर टाइम पे नहीं, जब भी मैंगो का सीज़न है तभी खाना है। सिमिलरली जब भी जैसे एप्पल का सीज़न रहेगा या अलग-अलग फ्रूट्स का अलग-अलग सीज़न रहेगा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही खा लिया। ट्राई टू अवॉइड स्टोर्ड फ्रूट, जो भी स्टोर में है या स्टोर हुए हैं, हमें वो नहीं खाने हैं। सिमिलरली सेम रूल फॉर द वेजिटेबल्स एंड द सैलेड, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं कि हमें ये खाना है एग्ज़ैक्टली, या डॉक्टर ने तो हमें ये मना किया तो हमें यही फ्रूट खाना है, तो हमें इसका ही मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे हिम्स में कुछ ऐसे मना नहीं किया जाता। आपको सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं एंड हम अपने पेशेंट को हर तरह का फ्रूट देते हैं। टाइप्स ऑफ मिलेट्स, बहुत बार आपने जैसे सुना है कि हमें गेहूँ और चावल नहीं यूज़ करना, ठीक है? बट उसको क्यों नहीं यूज़ करना है? बिकॉज़ इसमें बेनिफिट्स बहुत ही लो हैं। ये नेगेटिव मिलेट्स में आता है और इसको बहुत ही डाइजेस्ट करना हार्ड रहता है, तभी तो भूख नहीं लगती ना। हमने एक बार जैसे रोटी खा ली, चपाती खा ली, फिर एटलीस्ट 4 टू 5 आवर्स के बाद में हमें भूख लगती है, या 5-6 आवर्स एटलीस्ट, बिकॉज़ उसको डाइजेशन में टाइम लग रहा है। एंड उसमें जो फाइबर कंटेंट्स है वो बहुत ही कम है, लेस देन द 2%, बिकॉज़ इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करें न्यूट्रल मिलेट्स की, जो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, इसमें आपका कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, स्वांग, कुटकी रहता है। इसमें न्यूट्रल बेनिफिट्स हैं, ये आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है और साथ में आपके जो फाइबर कंटेंट है वो 3 टू 6% है। सिमिलरली हमारे पास है पॉजिटिव मिलेट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, ईज़ी टू डाइजेस्ट एंड इसमें हायर फाइबर कंटेंट रहता है 10 टू 12%। अलग-अलग तरह के मिलेट्स हैं, आप इसके नाम देख सकते हो। यू कैन यूज़ दैट। आप पॉज़िटिव या न्यूट्रल में कोई मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो।
आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैलोरीक वैल्यू क्या-क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी इसको डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। हमारा जो बेसिक जैसे रूटीन रहता है, हर्बल टी लेनी होती है सुबह, ठीक है? जैसे हमारी 32 हर्ब्स टी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी बहुत सारे पेशेंट के क्वेरी थे, आप वो भी मँगवा सकते हो अपने घर पे, 32 हर्ब्स टी, ठीक है? एंड इसके साथ आप नहीं तो अपग्रेडेड डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हो, रॉ जिंजर एंड टर्मरिक ले सकते हो। सिमिलरली जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, लगभग 9 टू 10 एएम के, ठीक है? इसमें आपने फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है? 3 टू 4 सीज़नल फ्रूट्स जो मर्ज़ी ले सकते हैं। प्लस आप मिलेट्स को फर्मेंट करके भी ले सकते हो। देखो, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है मिलेट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, ठीक है? वी डोंट ओनली से कि आपको मिलेट्स की रोटी ही खानी है। आप उसको ऐज़ अ डोसा की तरह बना के, उसका उत्तपम बना के, चीला बना के या इडली की फॉर्म में, है ना? या फिर जैसे कि डो बना के लिक्विड डो में जैसा पूड़ा बनता है, आप वैसा भी उसको खा सकते हो, उसमें वेजिस ऐड कर सकते हो, ठीक है? और साथ में कुछ आप स्प्राउट्स ले सकते हो। एंड इसकी अगर हम अपग्रेडेड डाइट में देखते हैं, पीछे एक बार ले जाओ, तो उसमें हम करी लीफ ले सकते हैं, ठीक है? जिसमें हम एक लीफ को कम से कम 1 मिनट तक चबाना है और सिमिलरली हमें 5 लीव्स लेने चाहिए। अगर मैं मॉर्निंग स्नैक्स की बात करूँ तो रेड जूस इज़ वेरी गुड। इसमें हम गाजर, अनार, बीटरूट, आंवला ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है? 4 बादाम प्लस वॉलनट भी आप ले सकते हो। लंच के टाइम पे हमने सैलेड लेना है, सैलेड में सीज़नल सैलेड जो मर्ज़ी, साथ में मिलेट्स की जो मर्ज़ी रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया इडली, डोसा, चीला, ढोकला टाइप, उत्तपम या चपाती, व्हाटएवर यू वांट टू मेक आप उसको बना के खा सकते हो। इवनिंग स्नैक्स की बात करूँ तो ग्रीन जूस में वी विल टेल यू ऑल द रेसिपीज़, ठीक है? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको बता देंगे। साथ में आलमंड्स और वॉलनट ले सकते हो। सिमिलरली डिनर के टाइम पे हमें सैलेड लेना है, ठीक है? या आप किसी भी तरह को सैलेड को चटनी के साथ प्लस सूप के साथ भी ले सकते हो। जो भी पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल में आए हैं, उनको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो मील है वो उनको मिलता है, डिफरेंट काइंड ऑफ चटनीज़ भी उनको मिलती है। तो इसी तरीके से साथ में कुछ मिनट्स का हल्का-फुल्का बिकॉज़ हमें रात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें हल्का-फुल्का सा खाना खाना है। लेट फूड बी द मेडिसिन। अब इसका मतलब क्या है? देखो या तो आप खाने को दवाई की तरह खाओ या फिर आपको दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी। यही होता है ना, अक्सर हम बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट होते हैं, वो कम से कम 19 पीस मेडिसिन्स ले रहे होते हैं एंड सीरियसली ये बात सच है। लेकिन वो जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी दवाइयाँ छुड़वा देते हैं। एटलीस्ट आप एलोपैथिक तो छोड़ दो, जितनी मॉडर्न मेडिसिन्स ले रहे हो, जो और भी कुछ मेडिसिन्स ले रहे हो, तो एटलीस्ट वो हमें इतनी नहीं लेनी चाहिए बिकॉज़ वो अपने इफ़ेक्ट्स के साथ-साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाती है अगर हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, एटलीस्ट हमें पानी मॉर्निंग में देखो जितना पानी आप ले सकते हो उतना पानी पियो, ठीक है? इट मस्ट बी लाइक कि एज़ मच क्वांटिटी यू कैन टेक दैट एंड थोड़ा अल्कलाइन लो तो ज़्यादा बेटर है। हर्बल टी ले सकते हो, लिविंग वाटर ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, ठीक है? टर्मरिक वाटर ले सकते हो और फास्टिंग वन्स इन अ वीक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हफ्ते में 1 दिन आपको ज़रूर फास्टिंग करनी चाहिए। अभी कौन-कौन सा आप ले सकते हो मिलेट्स ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो, डोंट मिक्स मिलेट्स ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कभी भी 2 मिलेट्स को मिक्स करके नहीं खाना है। वैसे भी 2 मतलब क किसी भी तरह की जो ग्रेन होते हैं उसको मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है? और इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टील यूज़ करनी और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है। जो कि चल फिर नहीं सकते, गुब्बारा फुलाएं, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 foods जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल उसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स।
8% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है, 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अगर यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ेगा। तो मेक श्योर दैट व्हाट यू ईट डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। बॉडी को सहज तरीके से रखें। ओके, तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फूड रहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, एंड अगर उनका परसेंटेज हायर रहता है तो कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, होम रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल। देखो, लीवर के लिए काढ़े की रेसिपी बताई गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास कि हमें होम रेमेडीज जाननी है, तो प्लीज़ आप इनको सेव कर लीजिए, ठीक है। हमें कुटकी, चिरायता, गिलोय, भूमि आंवला, चारपुंखा, पुनर्नवा, हरड़ और बहेड़ा, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी अपने लीवर के लिए। तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए या इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में काम आएगा। आगे। बनानास में नेचुरल एंटासिड्स रहते हैं। सिमिलरली जो जिंजर है वो अल्कलाइन है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है विदाउट इरिटेशन, ठीक है। एंड आगे। एलोवेरा जूस है, ठीक है, सूजन और पेट की जलन के लिए अच्छा काम करता है। सिमिलरली जीरा और सौंफ, ठीक है, ये आपके पेट की जो एसिडिक नेचर है बेसिकली उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। अभी जितने भी हमारे पास क्वेरीज थी ना कि हमें होम रेमेडीज जाननी है, तो आई मस्ट से कि आप इनमें से जो आपको लगता है आप उनमें यूज कर सकते हो। डिटॉक्स वाटर है, हर्बल टी है, नॉन एसिडिक जूस है जिसमें खीरा, गाजर और एलोवेरा आप यूज कर सकते हो। 32 हर्ब्स टी, ये हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल रहती है। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हमें अलग-अलग चीज़ें लेके उसको बनाना है ना? ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ टाइम आपको आप ऑफिस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली भी 32 हर्ब्स टी ले सकते हो। इसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अ, सफ़ेद चंदन और व्हाइट चंदन है, जो कि डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है? पेट की बहुत सारी समस्याओं के ऊपर अच्छा काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप ये डायरेक्टली ले सकते हो। लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, ये हम देख पा रहे हैं कि हमें किस-किस तरीके से करना चाहिए, जितना भी मैंने आपको बताया। सुबह हमें जल्दी उठना है, सनलाइट लेनी है, नंगे पैरी घास पे चलना है हमें, एंड सूरज छिपने के बाद में आफ्टर सनसेट हमें खाना नहीं खाना है, ठीक है? उसी तरीके से जितना हो सके उतना पानी पीना है दिन में, ठीक है? एंड ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है बिकॉज़ डिहाइड्रेशन रहते हैं, बिकॉज़ आई नो दैट हर कोई, अगर मैं बोलूँगी कि आपको कोकोनट वाटर लेना है तो हर इंसान नहीं ले पाएगा, है ना? ड्यू टू एनी रीज़न, टाइम नहीं है, हम बाहर हैं, अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो एटलीस्ट पानी हर जगह पे अवेलेबल होता है, तो आप उसको ले सकते हो। बस। अभी जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं, हाँ, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने नंबर्स जो हैं अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए सो दैट जो मेरी टीम है आपके साथ कॉन्टैक्ट कर पाए। और अपना नाम, अपनी जगह का नाम ज़रूर मेंशन करना है बिकॉज़ अकॉर्डिंगली अगर आपको वहाँ पे डायरेक्टली जाना है तो हम आपको एड्रेस दे देंगे। अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो कॉल के थ्रू एक बार कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर के साथ, तो हम एक बार आपको 1 टू 1 कंसल्टेशन करेंगे। और इसी के साथ अगर किसी का स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसीज़ रिलेटेड या किसी भी एनी अदर
डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप उसको भी साथ में मेंशन कर सकते हो, सो दैट जो हमारी टीम है आपको उस तरीके से गाइड कर देगी। थैंक यू सो मच। ओम आरोग्यमस्तु।